Yes, sir. My dear friends, good morning, good afternoon, good evening. I hope एग्जामिनेशन आ रहे हैं, अक्टूबर मंथ चल रहा है, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग एट योर बेस्ट. तो आज ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ. रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर नवंबर 19 एग्जाम्स. नवंबर 19 के लिए जो आरटीपी आया आईसीए का फॉर इनडायरेक्ट टैक्स. लेट्स बिगिन विद दैट. ओके सर, तो शुरू करें हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. ओके, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और यू आर कॉन्फिडेंट. डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस एंड डर तो लग रहा होगा आपके लिए, आपको भी इस एग्जाम्स के लिए, पर हाँ, डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, डू योर बेस्ट. दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रूव योरसेल्फ. ओके सर, तो आरटीपी फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सर. शुरुआत के 10 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ स्क्रीन पर भी मैंने आपको आरटीपी दिख रहा होगा सर. दिस इज द आरटीपी फॉर सीएफएल नवंबर 2019. फर्स्ट क्वेश्चन, state whether following statements are true or false with respect to provisions relating to advanced ruling. सर एडवांस रूलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है सर. देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ये ट्रू और फॉल्स है. क्या करना है आपको देखना है. Questions on which advance ruling can be sought under this act include rate of tax applicable to a particular supply and place of supply. सर रेट ऑफ टैक्स के लिए तो के लिए तो एडवांस रूलिंग आप ले सकते हो, पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकंड, rectification of advance ruling is not possible once authority of advance ruling has passed on the orders. सर दिस इज अगेन फॉल्स, क्योंकि अगर अगर एडवांस रूलिंग को लगता है कि ऑर्डर सही पास नहीं हो तो विद इन 6 मंथ दे कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक. ओके, तो ये फॉल्स हो गया. थर्ड, द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग शैल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन. परफेक्ट सर, 90 डेज के अंदर वो अपना रूलिंग पास कर देंगे. देन क्या है करेक्ट है सर, थर्ड आंसर. फोर्थ है, authority for advance ruling may accept application even if the question raised in the application is already pending or decided in any proceeding under the provisions of the CGST Act qua the applicant. No sir, सरकार अगर उस एप्लीकेंट का कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है या ऑलरेडी ये मैटर जिसके लिए उसने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया है उसका डिसीजन आ चुका है किसी भी प्रोसीडिंग में, देन इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस रूलिंग. तो सर ये अगेन क्या हो गया है, फॉल्स. पॉइंट नंबर 5, authority for advance ruling may by order declare such advance ruling void ab initio if it finds that such ruling is obtained by suppression of facts and fraud or misrepresentation of the fact. Perfect sir, this is correct. तो देखा जाए तो out of all these 5 points, point number 1 2 false false, point number 3 true, then false, then true. तो सर आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. डन. सरकार आपने अगर नोट किया हो तो अगर आपको एडवांस के प्रोविजंस अच्छे से आते हैं तो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज हो या केस स्टडी हो या आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाए, किसी भी फॉर्म में बन जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर. ओके, तो ध्यान रखना सर, आपको लो पार्ट पे फोकस करना है. एग्जामिनेशन डे आपका लो पूरा रिवाइज होना चाहिए. नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज मेसर्स Lex Corporation Private Limited is registered manufacturer of fruit juices. Okay, it purchases plastic bottles and cardboard and sends the same for affixing stickers on plastic bottles and manufacturing boxes from cardboard to a registered job worker Messrs Hammer Industries Private Limited. Okay, sir, Lex is the principal, Hammer is the job worker. Okay sir, job worker क्या है, goods बेचता है for manufacturing. These raw materials are sent directly from the place of business of the supplier to the premises of job worker. हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या करता है सर, सप्लायर कैसे परचेज करता है, डायरेक्ट जॉब वर्कर क्या बेचता है. नाउ लेक्स लिमिटेड बुक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ सच आइटम. ओके सर, वो परचेज करता है, आईटीसी लेता है, यस अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर अगर आपने कोई इनपुट परचेज किया डायरेक्टली जॉब वर्कर क्या भेजा है तो जिस दिन उसको रिसीव हो जाएगा उस दिन प्रिंसिपल कैन अवेल द आईटीसी. ओके सर, देन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन दिस रिगार्ड. ओके, ट्रांजैक्शन क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पे आइए. अच्छा, आपका और सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, दोनों के लिए आरटीपी सेम. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड टू जॉब वर्कर दे रखा है, इनपुट टैक्स पेड ऑन सच गुड्स दे रखा है जो उसने आईटीसी लिया होगा प्रिंसिपल ने, डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स बाय लेक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड दिया है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय मेसर्स हैमर इंडस्ट्रीज दिया है, जॉब वर्कर को कब रिसीव हुआ है. ध्यान रखिएगा, जॉब वर्कर को जब रिसीव होगा उस दिन हमको आईटीसी मिलेगा. नेक्स्ट दे रखा है क्या, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम दी हैमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड. ओके सर, जॉब वर्कर को गुड्स कब भेजा वो दे रखा है और जॉब वर्कर से कब रिसीव हुआ वो दे रखा है. ओके सर, अब देखते हैं हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है. डिटरमाइन द टोटल अमाउंट टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मेसर्स लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 143 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. इग्नोर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स व्हेन द अमाउंट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कब ऐड करना है उसको इग्नोर करो, पर यस ये निकालना है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना ऐड करना है अगर आपने सेक्शन 143 का वायलेशन किया.
माइंडेड, ये सेक्शन नंबर 143 की बात कर रहा है। 143 और कुछ भी मीनिंग उससे मतलब नहीं है। ओके, तो सर सेक्शन नंबर 143 में लिखा है कि अगर आपने इनपुट जॉब वर्कर के भेजा है तो यस, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जब इनपुट अगर आपने सप्लायर के ऐसे डायरेक्ट जॉब वर्कर के भेजा है तो जब जॉब वर्कर को रिसीव होगा हमको आईटीसी मिल जाएगा। पर कंडीशन क्या है, जब उसको रिसीव हुआ वहां से 1 ईयर के अंदर वो इनपुट हमको वापस आ जाना चाहिए। हमको अगर रिसीव बैक नहीं हुआ तो हमको जितना आपने आईटीसी लिया था उतना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum। क्लियर, ये प्रोविजन है। अब देख लेते हैं हमको कि सर ये इनपुट हमको 1 साल में रिसीव हुए कि नहीं हुए। अच्छा, 1 ईयर कब से काउंट होगा, जब जॉब वर्कर को गुड रिसीव हुआ वहां से 1 ईयर काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। ओके सर, तो अपने लिए डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स रिलेवेंट नहीं है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय मेसर्स हेमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट देयर का है 15 जुलाई 2017। सर इस दिन उसको रिसीव हुआ, उसके 1 ईयर में रिसीव हो गया, हमको रिसीव बैक हो गया कि सर हमको परफेक्ट 12 जुलाई को रिसीव हो गया। नो रिवर्सल रिक्वायर्ड, नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। 22 वाला 27 ऑफ सितंबर 17 को उसको रिसीव हुआ और हमको आया कब, 13 अक्टूबर 2018, मतलब 1 साल के बाद। तो यस, इसका जो आईटीसी इसने लिया होगा, अवेल किया होगा 24,000 रुपए, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। तो एक हो गया 24,000। ओके नेक्स्ट, 25 दिसंबर को रिसीव हुआ, ओहो 25 दिसंबर 2017, और हमको रिसीव बैक हुआ, प्रिंसिपल को रिसीव हुआ 16 अगस्त 2019 आफ्टर 1 ईयर। अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इसका जो आईटीसी वो रिवर्स जो ऐड करना पड़ेगा 96,000। तो 24,000 और 96,000 हो गया 1,20,000। ओके, 25 जनवरी को जो वर्कर को रिसीव हुआ और उसने हमको वापस भेज दिया कब, 23 जनवरी, विद इन 1 ईयर, नो डाउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई रिवर्सल नहीं करना है। देन लास्ट केस 26 फरवरी को उसको रिसीव हुआ और उसने हमको भेजा कब, 28 फरवरी को। ओहो, अगेन 1 ईयर के बाद, मतलब अगेन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है, 42,000। तो 1,20,000 प्लस 42,000 कितना हो गया सर, 1,62,000 इज द टैक्स का अमाउंट जो उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। क्लियर, डन। तो सर आंसर इसका क्या, डी, 1,62,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। डन सर। सर आइए क्वेश्चन नंबर 3। अगेन अगर आपको प्रोविजंस आते तो क्वेश्चन आराम से सोल्व होंगे, ध्यान रखिएगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3 सेज Mr. Rahul Roy, proprietor of Messrs. Royal Shoe Company, is running a business of manufacturing shoe with the brand name of Junoon. अरे वाह माहौल। The manufacturing unit is located in Delhi, registered in GST. However, due to low profitability in the business, he has decided to transfer his business to his friend Mr. Dilip Tijori. Oh, Dilip Tijori नाम जबरदस्त। Mr. Dilip Tijori is already running the business in the manufacturing shoe under the proprietorship firm named as Messrs. Hawaii Shoe and Company, which is located in Mumbai, registered in GST. Okay sir, दिल्ली में ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको ट्रांसफर करना है मुंबई, मुंबई वाले पर्सन को इसमें बिजनेस बेचना है। Rahul Roy has approached you to help him with the issue of transfer of unutilized ITC in the electronic trade ledger of Messrs. Royal Shoe and Company to Messrs. Hawaii Shoe and Company. Okay सर, उसको आईटीसी ट्रांसफर करना है अनयूटिलाइज, क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। अगर आपको याद हो तो सरकार ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अगर होता है तो आईटीसी कैन बी ट्रांसफर्ड। क्लियर, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस अगर हमारे पास पड़ा है तो यस आई कैन ट्रांसफर द क्रेडिट। आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करना पड़ता है, याद आया सर आपको, सर रूल नंबर 41 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। ओके सर, एडवाइस मिस्टर राहुल रॉय विद करेक्ट ऑप्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। ओके, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बताइएगा इसको। ए पॉइंट है क्या, मेसर्स रॉयल शू एंड कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। ओके, आगे पढ़ने का ही नहीं, स्टेटमेंट रहता है क्योंकि आईटीसी ट्रांसफर हो सकता है। बी पॉइंट, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है एग्जाम्स में, ध्यान। Messrs. Royal Shoe and Company can transfer unutilized ITC in electronic trade ledger to Messrs. Hawaii Shoe and Company, and it can further be utilized in setting of liability of succeeding period for succeeding period. बिल्कुल सही सवाल। तो सर ये बिल्कुल सही है, आगे देखते हैं COD। Messrs. Royal Shoe and Company can transfer unutilized ITC in electronic trade ledger to Messrs. Hawaii Shoe and Company, and it can be further utilized in setting of liability for the period up to month of September। ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं सर कि सितंबर मंथ तक ही आप यूज कर पाएंगे, नहीं नहीं, क्रेडिट पास हो जाएगा सक्सीडिंग कंपनी को और वो क्रेडिट को यूज करेगा, यूज करे, कोई लिमिट नहीं उसकी। तो अगेन सी इज द फॉल्स आंसर। मेसर्स रॉयल शू एंड कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, बिल्कुल गलत जवाब। तो आपका आंसर है बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, डन। फोर्थ क्वेश्चन, एन अपील टू द हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड अंडर द सीजीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस। सर हाई कोर्ट को अपील जाती है, अगर आपको याद तो सर ट्रिब्यूनल जीएसटी 80 का
स्टेट बेंच और एरिया बेंच के अगेंस्ट हाई कोर्ट को अपील जाती है सर, और क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो एक जाएगी अपील का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ओके, इसने हाई कोर्ट का पूछा है, हम बात करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, नेशनल बेंच या रीजनल बेंच ने अगर कोई ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया था सर। देखते सर अपील हाई कोर्ट में कब जाएगी, क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 1, बाय अ पर्सन अग्रीड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल, बिल्कुल सही जवाब। बाय अ पर्सन अग्रीड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय नेशनल बेंच और रीजनल बेंच ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल, गलत जवाब। फॉर मैटर्स इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही जवाब। ऑल ऑफ द अबव नहीं सर, तो आंसर है 1 and 3 करेक्ट, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बी इज द करेक्ट आंसर, डन। फिर है Messrs Reena Banerjee is engaged in retail business of selling mobile phones in the state of West Bengal. Okay, Jai Shri Ram. Sir, she has effected supplies to the customers in the state of Uttar Pradesh and Haryana. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के स्टेट में वो गुड्स बेचती है सर, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई किया है इसमें। ओके, देखते आगे क्या बोला है। हर टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March x is rupees 80 lakhs. ओके, 20 लाख क्रॉस नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सर इंटरस्टेट सप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था। देखते आगे क्या बोला इसने। Owing to low profit margins in the business, she decided to shut down the business in April. Okay, next year के अप्रैल में बिजनेस बंद करना है इसको। Okay, done. The proper officer has collected evidences of interstate sale of mobile phones effected by Messrs Reena Banerjee during the financial year ending 31st March. Okay. Now the proper officer wants to make the assessment as she was liable for registration but did not get herself registered in GST. Okay, sir, इंटरसेट सप्लाई अगर आप करते हो तो ऐसे केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इसमें सेक्शन में 24 आपको पता है, और ऐसे केस में उसने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया तो असेसमेंट डिपार्टमेंट कर पाएगा। अब डिपार्टमेंट करेगा तो क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर बाय डिटरमाइनिंग व्हिच असेसमेंट कैन बी डन इन दिस केस अंडर द सीजीएसटी एक्ट। सर आपको अगर याद हो तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट कर सकता है। तो सेल्फ असेसमेंट नहीं है, प्रोविजनल असेसमेंट नहीं हो सकता है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, स्पेशल असेसमेंट तो उन्हीं केस में होता है जब असेसी की लायबिलिटी है और वो देयर इज अ चांस कि वो भाग जाएगा। क्लियर सर, तभी वो हो सकता है। तो सर पॉइंट नंबर सी, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज द करेक्ट आंसर, डन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूरी लिमिटेड has received an order of supply of services amounting to $5 lakh from a US based client. Okay sir, Fury Limited is unable to supply the entire services from India and asked NIC Incorporation Mexico, who is not an establishment of Fury Limited, to supply a part of the services, that is 40% of the contract value, to the US client. Okay sir, Fury Limited raised the invoice for entire value of $5 lakh, but US client paid $3 lakh to Fury Limited and $2 lakh directly to NIC Limited, NIC Incorporation of Mexico, which is approved by a special order of RBI. सरकार, हमने प्लेस सप्लाई पढ़ते हुए इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर था, हमने पढ़ा भी था। ओके सर, आरबीआई की परमिशन के बाद अगर इन्होंने $2 लाख डायरेक्टली NIC इनकॉर्पोरेशन को पे कर दिया तो भी मानेंगे कि डॉलर पूरा 5 लाख इंडिया में आया है। 3 लाख तो आ गया। अच्छा, 2 लाख अगर हमारे पास आता हम उसको पे करते, बात बराबर था सर। आरबीआई ने परमिशन दे दिया तो 2 लाख अगर उसने डायरेक्टली डॉलर उसको दे दिया मैक्सिको वाली कंपनी को, और 3 लाख हमको दिया, तो हम मानेंगे कि हमको पूरा ही 5 लाख रिसीव हो गया। ओके सर, Fury Limited also paid IGST 18% on services imported from NIC Incorporation Mexico. उसने IGST पे किया import of services, क्योंकि मैक्सिको वाली सर्विसेज मैक्सिको वाली कंपनी ने सर्विसेज इंडियन कंपनी को दी, और इंडियन वाली कंपनी ने 5 लाख की पूरी सर्विस किसको दी है, यूएस वाली कंपनी को। ओके, assuming all the conditions of section number 2 plus 6 of the IGST Act are fulfilled, determine the value of export of services. Sir, value of export of service कितना होगा, पूरा 5 लाख होगा, no doubt on that. So point number B, sir, B is the correct answer. पूरा 5 लाख is the value of export of services. Clear? Although $3 lakh ही इंडिया में आया, पर सर 2 लाख डायरेक्टली आपने अगर नाइक इनकॉर्पोरेशन को दिलवा दिया आफ्टर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, तो मानेंगे कि आपको 5 लाख पूरा रिसीव हुआ है इंडिया में, और अदर कंडीशन इसमें फुलफिल करी, इसलिए हम मानेंगे 5 लाख इज द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का वैल्यू। ओके माहौल, डन सर। पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका, बजा पक्का 100%। सर ध्यान देना सर, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपके कवर होंगे, बहुत अच्छे से आप सोल्व कर पाएंगे सर। बी फोकस्ड हियर ओनली। ओके, मिस्टर खिलाड़ी कुमार, जबरदस्त, is the managing director of Khiladi Equipment Private Limited. The company has offices and factories in Mumbai and is registered in GST. Okay, Khiladi Kumar has decided to send food grains and other relief material worth ₹4 lakh and ₹20 lakh respectively through railway and airways to the cyclone hit victims in Kerala in the month of November. Okay, sir, cyclone hit victims in Kerala को अगर आप relief material भेजते हो
थ्रू रेलवे भेजते हो, थ्रू वेसल भेजते हो, थ्रू जीटीए भेजते हो, तो इनके फ्रेट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है, इस पर मेगा एग्जेम्प्शन लिस्ट पर बाय एयरवेज भेजने पर टैक्स लगता है सर उसके फ्रेट के अमाउंट पर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। द कंपनी हैज कॉन्टैक्टेड सुपर एयरलाइंस एंड इंडियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम मुंबई टू केरला. Price for the same has been determined as rupees 10 lakh by the air and rupees 50,000 by the railways, excluding taxes. Mr. Khiladi Kumar, seek your help to determine what amount of GST is to be paid to super airlines and Indian railways. If applicable, GST rate is 18%. सर सिंपल सी बात ये है कि बाय एयरवे जो गुड्स जा रहा है उस पे जीएसटी लगेगा, बाय रेलवे से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। रेलवे के लिए फ्रेट रेट 10 लाख रुपए, तो 10 लाख पे 18% होता है कितना, 1,80,000 बाय रेलवे, इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और सॉरी सॉरी एयरवेज, 1,80,000 बाय एयरवेज टैक्स पे करना पड़ेगा, और रेलवे से जो 50,000 भी है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो आपका आंसर नंबर ए, सुपर एयरलाइंस को 1,80,000 की लायबिलिटी आएगी जीएसटी की, और इंडियन रेलवेज को नील लायबिलिटी आएगी। इज द करेक्ट आंसर। डन, आगे देखना ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 7 डिडक्टिव वैल्यू ऑफ द कस्टम्स determination of value of imported goods rules 2007, determine the price, unit price in greatest aggregate quantity. सर ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी होता है जिस प्राइस पे हाईएस्ट क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर डे सेल होता है, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। ओके, रूल नंबर 7 के पर्पस के लिए ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी क्या होगा? A Limited makes two sales. In first sale 500 units were sold at a price of rupees 95, and in the second sale 400 units are sold at a price of rupees 100. Obviously 500 units are higher than 400 units, so 95 is the greatest aggregate quantity wala price, unit price in the greatest aggregate quantity. 95 is the correct answer, so A is the correct answer. Done. Question number 9 customs का देखिए सर, which of the following combinations is correct? Okay, सिचुएशन नंबर 1, गुड्स पिल्फर अगर होता है तो नो लायबिलिटी पे कस्टम ड्यूटी होता है, तो 1 and 2 इज करेक्ट, मतलब सिचुएशन 1 और कॉन्सिक्वेंस 2 करेक्ट। सेकंड सिचुएशन, गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, तो ऐसे केस में रेमिशन मिलता है, तो सर सिचुएशन 2 एंड कॉन्सिक्वेंस 3 करेक्ट। गुड्स डैमेज्ड और डिटोरिएटेड, सेक्शन नंबर 21 बोलता है क्या, 22 कि ऐसे केस में क्या मिलेगा आपको, अबेटमेंट मिलेगा, तो सर सिचुएशन नंबर 3 and 1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1, तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है कहाँ, आंसर नंबर सी में, तो करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज, which of the following statements are not correct in relation to drawback provisions under section number 74 and section number 75 of the customs act? Not correct, अच्छा आपने वो निकालना है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। ओके देखते हैं सर, while drawback under section number 74 is payable, अच्छा 74 75 याद आया, 74 आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया वही गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, 75 आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, आपने आउटपुट गुड्स बनाया और फिर उसको आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। ओके सर, while drawback under section number 74 is payable when duty paid goods are re-exported, drawback under section number 75 is payable when imported goods are used in manufacture of export goods। करेक्ट आंसर है सर, मतलब दिस इज करेक्ट, आप लोगों को निकालना है कौन सा करेक्ट नहीं, दिस इज करेक्ट। While the rates for drawback under section number 74 are fixed, जैसे विदाउट यूज किया तो 98% यूज करके किया तो 95 85 और वो अलग प्रोविजन देके, तो फिक्स है सर, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर में सीक अ स्पेशल रेट फॉर ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 75, यस सेक्शन नंबर 75 में आप स्पेशल ब्रांडेड के अप्लाई कर सकते हो, पर 74 में ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, तो करेक्ट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 भी करेक्ट। In case drawback is not paid to the applicant within 1 month of the application, the interest has to be paid to the applicant in both the cases। बिल्कुल सही जवाब, सेक्शन नंबर 75 ए कहता है क्या, अगर गवर्नमेंट ने आपको ड्रॉबैक विदिन 1 मंथ नहीं दिया तो आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 मंथ assessee will get the interest under both the section, no doubt, बिल्कुल सही जवाब। Drawback is not allowed in cases where market price of goods is less than the amount of drawback claim, बिल्कुल सही जवाब। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम, तो बोथ द केसेस में आपको कभी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो सर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, तो आंसर बी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो सर इसी के साथ ये 10 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू थे आरटीपी के अंदर खत्म होते हैं। अब इसके बाद हमारे जो डिटेल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं दोज विल बिगिन। तो सर आई होप एमसीक्यू सारे आपको समझ में आए, सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर है। तो सर एमसीक्यूज अगर आपने देखा हो तो सर आपको नीड नॉट वरी फॉर एमसीक्यूज, आपको एक हजार एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है सर। अगर आपने सफिशिएंटली एमसीक्यूज कुछ प्रैक्टिस के लिए कर लिए है और अगर आपने प्रोविजन अच्छे से रिवीजन कर लिया है तो सर आई होप आई थिंक मेरे आपके हिसाब से और मेरी ओपिनियन के हिसाब से एवरीथिंग इज फाइन फॉर एग्जाम्स। तो सर आपको लो पार्ट पे ध्यान देना है, प्रोविजंस आपके क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट हमेशा प्रैक्टिकली क्लियर होने चाहिए।
ओके तो सर ये हो गया एमसीक्यू पार्ट. नेक्स्ट विल बिगिन विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वगैरह. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 11. ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. देखिए सर, चाणक्य अकेडमी इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. सर वैसे आपको बता दूं मैं, ये सेम क्वेश्चन अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी चैप्टर नंबर 9 इलेक्शन ऑफ 62 पेज नंबर 460 18th एडिशन में दिया हुआ है सर सेम क्वेश्चन. ओके ये लास्ट टाइम भी आरटीपी या एमटीपी में था. ओके चाणक्य अकेडमी इज रजिस्टर्ड इन द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ यूपी. द अकेडमी रन्स द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन: केशव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केआईटी, अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन गाजियाबाद. सर ये कॉलेज है ध्यान रखना. केआईटी also runs distance learning postgraduate engineering programs. Exams for such programs are conducted in the cities, in the select cities at centers appointed by KIT. All the engineering courses, including distance learning postgraduate engineering program run by KIT, are recognized by law. This is more important, sir. ब्रैकेट में द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के थ्रू ये क्या है, अप्रूव्ड है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है. इसका मतलब क्या हो गया सर, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ गया कॉलेज. ओके सेकंड है क्या, लिटिल मिलेनियम, अ प्री स्कूल इन लखनऊ. ओके अगेन स्कूल है सर प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, तो ऐसे केस में ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, मेगा एग्जामिनेशन. ओके सर नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे. ब्राइट माइंड्स, अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर. ओहो हो कोचिंग इंस्टीट्यूट है. द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कोचिंग फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्जाम. ओके ठीक है साहब, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन नहीं आता है. नाउ स्प्रिंग मॉडल इज अ हायर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड. ओके सरकार ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है, मतलब केआईटी, देन आपका लिटिल मिलेनियम, देन स्प्रिंग मॉडल. ये तीनों तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आएंगे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ब्राइट माइंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. ओके सर द अकेडमी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन रन बाय इट ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू सितंबर. सर आपके पास अभी इसका ये पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे. हमको आपके हाथ में पेन चाहिए, ये पीडीएफ फॉर्म चाहिएगा सर, सॉरी प्रिंट आउट चाहिएगा आपका आरटीपी का. ओके सर तो आपके पास रखिएगा प्रिंट आउट इसके क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब हम सोल्व करेंगे तो स्क्रीन आपकी वो आएगी सॉल्यूशन वाली. ओके तो एक बार हम देख लेते हैं पहले कि इस क्वेश्चन ने अपने से पूछा क्या है. ये तो बोला है क्या, द अकेडमी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन रन बाय इट फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर. इसने जो खर्चे किए, जो परचेज किया, सर ध्यान रखना मेगा एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है ये. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम टू, सर याद है 5 सर्विसेज क्लियर, उससे रिलेटेड पॉइंट आएंगे इसके अंदर. ओके सर एक बार देखते हैं इसने एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा, अल्टीमेटली अपने को करना क्या है. ओके नेक्स्ट ये तो बहुत सारा इसने परचेज दे दिए. देन नेक्स्ट दे रखा उसकी रिसीट ये रही फॉलोइंग, इसने ट्यूशन फी इतना लिया, ट्रांसपोर्ट फी इतना चार्ज किया. ओके ये रहा अपने को अल्टीमेटली इसने पूछना क्या है. विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स determine the amount of GST payable if any on the goods or services received during the April to September by the various educational institutions run by the Chanakya Academy. Okay सर इसने जो परचेज किया है, जो रिसीव किया है, उस पर कितना जीएसटी पे करना है ये अपने को निकालना है. फर्स्ट तो ये है क्वेश्चन. सेकंड है कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ चाणक्य अकेडमी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व फ्रॉम दी फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर. इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व कितना पे करना, मतलब इसकी लायबिलिटी कितनी है, क्रेडिट कितना है इसके पास, और कितना इसको नेट पे करना है, ये अपने को निकालना है. ओके ऑल द अमाउंट्स गिवन above are exclusive taxes wherever applicable. Very good. Notes: the rate of GST in goods is 12%, catering service 5%, and on other services it is 18% if applicable. Wherever relevant, all the conditions necessary for availing ITC have been complied with. Okay, जहां भी required है इसने ITC के लिए conditions पूरी करी हुई है. Okay साहब देखते हैं अब हम इसने जो परचेज किया उसमें से कौन कौन सा टैक्सेबल है, कौन कौन सा एग्जिम्प्ट है. ओके सर अगर सॉल्यूशन चाहिएगा तो मैं अलग स्क्रीन खोलूंगा, आपको वहां पर प्रिंट आउट रखना होगा अपने हाथ में आरटीपी का. देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये उसने वेरियस परचेज किया वो आ गया सर. प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर एंड कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन. ओके सर पेपर और कंटेंट तो हमने दे दिया, इंस्टीट्यूशन ने दे दिया, और इसने जो परचेज किया वो प्रिंटिंग सर्विस परचेज करी है. केआईटी ने परचेज करी 2,50,000 की. लिटिल मिलेनियम जो स्कूल है उसने कुछ परचेज नहीं किया, क्योंकि प्ले स्कूल के अंदर क्या होगा सर, एग्जाम होंगे नहीं. देन ब्राइट माइंड जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसने परचेज किया 1,50,000 की सर्विस. स्कूल ने परचेज किया 2 लाख की सर्विस. सर प्रिंटिंग सर्विस इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन, सर का ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर है सर ये. एनी सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी सर्विसेज रिसीव्ड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
याद आया सर? फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये कोई भी इंस्टीट्यूट हो, भले वो कॉलेज हो, स्कूल हो या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, सबके लिए एग्जाम होता है। बस कोचिंग क्लास के लिए एग्जाम नहीं होगा, तो इसके केस में केआईटी के लिए एग्जाम हो गया, ब्राइट माइंड के लिए टेक्स्ट हो जाएगा, और स्प्रिंग मॉडल के लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम। ओके, तो सर सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। ओके, यहां हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ठीक है सर। तो केआईटी, लिटिल मिलेनियम, देन ब्राइट माइंड्स एंड स्प्रिंग मॉडल। ओके सर, ये 4 आ गए। अभी हम सबसे पहले जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं परचेज पे कितना टैक्स पे करना है इसको। ओके, फर्स्ट पॉइंट था इसका प्रिंटिंग सर्विसेज। प्रिंटिंग सर्विसेज इसमें ये एग्जिम्ड है, इसमें इसने कुछ पे किया ही नहीं है। यस, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, सर्विस है, एनी सर्विस अदर देन कैटरिंग सर्विस, रेट ऑफ टैक्स इज 18%। सो 1,50,000 इंटू 18%, ये आपका अमाउंट आएगा टैक्स का। इसको परचेस पे करना है और इसको के लिए एग्जाम्प्ट हो गया। ओके सर, सेकंड आएगा पेपर प्रोक्यूर्ड फॉर, पेपर परचेज किया इसने फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर। सरकार मेगा एग्जीबिशन लिस्ट में जो एग्जीबिशन दी है वो दी है सर्विसेज के, गुड्स एग्जाम नहीं है। इन्होंने गुड्स परचेज किया, पेपर परचेज किया, वो टैक्सेबल होगा, भले किसने भी परचेज किया, स्कूल ने किया, कॉलेज ने किया, किसने भी किया, टैक्सेबल रहेगा। तो और पेपर पे गुड्स पर टैक्स का रेट दे रखा है 12% आपको क्वेश्चन में, ये 12% हो गया। सॉरी, राइटिंग समझ में आ रही है आपको? माहौल एकदम जबरदस्त। 258 इंटू 12%, 344 इंटू 12%, ये इसका लायबिलिटी आएगा। ओके, परचेज पर। थर्ड, ऑनरिम टू पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनर्स नॉट ऑन रोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब ऑन रोल नहीं है, मतलब वो एम्प्लॉय नहीं है। ओके, इनको अगर पे किया है तो अगेन पेपर सेटर्स सर, सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन सर एग्जाम होती है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, भले वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो सर। ओके, तो ऑनरिम पे किया किसने? कॉलेज ने, तो क्या हो गया भाई साहब? एग्जाम, बाकी ने तो पे किया ही नहीं है। पढ़ाओ। तो बेटर हम एक काम करते हैं, डैश की जगह एग्जाम लिखते हैं, दैट दैट विल बी बेटर, बेटर प्रेजेंटेशन रहेगा सर हमारे लिए। एग्जाम, ओके ओके, डन सर। देन नेक्स्ट है क्या? 104, रेंट फॉर एग्जाम सेंटर्स टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल्स एटसेट्रा फॉर कंडक्टिंग एग्जाम। सर अगेन अगेन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो सर्विसेज लिए, इस कॉलेज ने लिए सर 0.04 में, क्या हो जाएगा मालिक? एग्जाम्ड। देन लिटिल ने ली नहीं सर, यस 1 लाख कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो ली सर्विसेज वो हो जाएगी टैक्सेबल। डन सर। 0.05, सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स। सर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल केवल कॉलेजेस के लिए एग्जाम होता है सर, ध्यान रखना, स्कूल के लिए एग्जाम नहीं होता है, ये अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स के लिए एग्जाम नहीं होता है। ओके सर, कॉलेज के लिए एग्जाम होता है सर, तो 0.05 ये हो गया हमारा एग्जाम। देन बाकी सब के लिए टैक्सेबल हो जाएगा सर। सर्विस है 18%, सॉरी एक मिनट, 0.04 भी क्या था? सर्विस थी, 18% आएगा, ये गलती हुई थी एग्जाम्स में, ध्यान रखना जल्दबाजी में। ओके नेक्स्ट, 220 इंटू 18%, देन 240 इंटू 18%, ये इनकी लायबिलिटी आएगी परचेज पर। फिगर से ध्यान रखना सर, गलती नहीं चलेगी। पॉइंट नंबर 6, higher charges for buses used to transport students and faculty from their residence and to the institution, from the resident to institute and back. Okay sir, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज याद आया सर आपको? केवल स्कूल के लिए सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पर वो केवल स्कूल के लिए एग्जाम होता है, भले वो प्री स्कूल एजुकेशन हो या कोई भी स्कूल हो।
सरकार कॉलेज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट टैक्सेबल होता ही है सर। ओके, तो सर स्कूल बसेस मतलब बस की सर्विसेज 480 इंटू 18% टैक्सेबल हो जाएगा। रेट ऑफ टैक्स कितना है सर, वापस चेक कर लो, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स इज 12%, कैटरिंग पे 5%, अदर सर्विस पे 18% है। डन सर, 18% है। ओके सर, देन लिटिल मिलेनियम एग्जिम्ट हो जाएगा, ये एग्जिम्ट। ब्राइट माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बस सर्विस टैक्सेबल है सर, माहौल। देन स्प्रिंग मॉडल स्कूल है, अगेन स्कूल है सर, ये क्या हो गया, एग्जिम्ट हो गया। ओके, पॉइंट नंबर 7 हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं सर इसको। पॉइंट नंबर 7, कैटरिंग सर्विसेज फॉर रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस फॉर स्टूडेंट्स। अगेन कैटरिंग सर्विसेज केवल स्कूल के लिए एग्जिम्ट होती है सर, किसी और के लिए एग्जिम्ट नहीं होती है। ओके सर, कैटरिंग सर्विसेज फॉर रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस फॉर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में दिया है कैटरिंग सर्विसेज फॉर केआईटी इंक्लूड अ सम ऑफ ₹60,000 फॉर कैटरिंग एट अ स्टूडेंट इवेंट। केआईटी इज अ कॉलेज एनीवेज एट अ स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अ बैंक्वेट हॉल आउटसाइड द कैंपस। कैंपस के बाहर क्या या अंदर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट के लिए, क्योंकि कॉलेज के एनीवेज वो टैक्सेबल होता है, केवल स्कूल के लिए एग्जिम्ट है सर। ओके सर, कैटरिंग सर्विसेज 320 रेट ऑफ टैक्स है 5% सर, ध्यान रखना, इंटू 5%। देन ये हमारे एग्जिम्ट है सर, 180 इंटू 5% कैटरिंग सर्विस, ये हमारे हो गए क्या, स्कूल के लिए एग्जिम्ट। ध्यान रखना सर, कैटरिंग सर्विस का आईटी से नहीं मिलता है, आगे पॉइंट आएगा काम का ये वाला। पॉइंट नंबर 8, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूशंस। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज सर, अगेन ध्यान रखना, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पर केवल केवल स्कूल और प्री स्कूल एजुकेशन सर्विसेज देने वाले के लिए एग्जाम होता है। कॉलेज और अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वाले इंस्टीट्यूशन के लिए टैक्सेबल होता है, तो कॉलेज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, स्कूल के लिए एग्जाम हो जाएगा सर, ध्यान रखना। पर इसमें बात लिखी है कि सर्विसेज बाय वो क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर, सिक्योरिटी परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब स्कूल में आपने परफॉर्म किया तो टैक्स माफ होगा, बाहर परफॉर्म किया तो टैक्स हो जाएगा। देखो इसने इन्फॉर्मेशन दी आपने को, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर स्प्रिंग मॉडल इज a school includes a sum of ₹80,000 payable for security and housekeeping at the student event organized in a banquet hall outside the campus, मतलब 80,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, कॉलेज को दिया तो टैक्सेबल ही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट दिया तो पूरा टैक्सेबल है, स्कूल के लिए एग्जाम होता है पर वो स्कूल के अंदर ही परफॉर्म होना चाहिए, तो जितना बाहर परफॉर्म किया उतना टैक्सेबल है सर। ओके तो सर 6 लाख इंटू 18% टैक्सेबल, देन स्कूल के लिए एग्जाम थे सर, देन कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए टैक्सेबल हो गया, देन स्कूल है 465 एग्जाम पर, आउट ऑफ 465 80,000 विल बी टैक्सेबल क्योंकि आउटसाइड द कैंपस परफॉर्म किया सर्विसेज। डन। ओके तो ये सारी परचेज पे टैक्स खत्म होता है सर अब। ओके मालिक, डन। तो ये हो गया, ये परचेज, इन सबको हम टोटल कर देंगे तो आपका परचेज में कितना टैक्स किया आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 इसने जो पूछा था हमसे। ओके डन, ठीक है सर, इसका अमाउंट निकालिएगा और एड कर देना, कोई दिक्कत नहीं सर। द अकेडमी, नेक्स्ट देखो सर इसमें क्या लिखा है, द अकेडमी फर्दर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर रिलेटिंग टू receipts of various institutions run by it during the period April to September। ओके इसको रिसीट कितना हुआ, इनकम कितना वो दे रखा है इसने। इनकम में पर्टिकुलर है, एक तो ट्यूशन फी है, एक ट्रांसपोर्ट फी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट दे रखा है। ओके आपको पता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, कोई भी सर्विस हो टैक्स नहीं लगता। एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो सर ऐसे केस में ट्यूशन फी भी एक्सेम्प्ट हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट फी फ्रॉम द स्टूडेंट जो लिया है वो भी एक्सेम्प्ट हो जाएगा, भले वो कॉलेज ने लिया हो भले वो स्कूल ने लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ब्राइट माइंड, इन्होंने जो बच्चों से फी लिया है केवल वही टैक्सेबल रहेगा। ओके तो सर ध्यान रखना, ब्राइट माइंड की रिसीप्ट कितनी है देख लो सर, नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं इसको। दिस विल बी टैक्सेबल ओनली फॉर ब्राइट माइंड्स। ओके हम निकाल रहे हैं क्या, आउटपुट पर टैक्स लायबिलिटी। ओके सर उसमें फर्स्ट है क्या, ट्यूशन फी कितना है मालिक,
20 लाख। सिंस से आउटपुट सर्विस है, अदर सर्विस रेट दे रखा है 18%, ये टैक्स लगेगा। सेकंड है क्या, ट्रांसपोर्ट फी। सर सेम सेम कितना है, 1,30,000 मतलब 1.3 लाख इंटू 18%, यह आपका लाइबिलिटी आएगा। ओके सर, ये जो आपका लाइबिलिटी आएगा, ये टोटल लाइबिलिटी आएगी, ग्रॉस लाइबिलिटी आ गया। आपसे पूछा है कैश लाइबिलिटी कितना पे करना है, हम लेस करेंगे क्या, आईटीसी अवेलेबल, याद आया सर, इसने परचेज पे टैक्स पे किया ना सर, हमने कैलकुलेशन किया इतना सारा, तो वो हम निकालेंगे। सर ध्यान रखना इसके अंदर हमने यहाँ पे टोटल फिगर नहीं निकाला है, फिगर आप निकालिएगा बस। जो भी यहाँ पर ये आपका ब्राइट माइंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसने परचेज जितना टैक्स पे किया टोटल आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे। इसमें से लेस कितना क्या, ये कैटरिंग सर्विस वाला टैक्स, कैटरिंग सर्विस में जो टैक्स पे किया है इसने 1,80,000 इंटू 5% आता है 9,000 रुपी। ये 9,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा, कैटरिंग सर्विस ज्यादा है, ब्लॉक क्रेडिट में कवर है, तो ब्लॉक क्रेडिट में जो कवर है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है सर। 9,000 लेस कर देना इसमें से, बाकी अमाउंट का पूरा आईटीसी आपको मिल जाएगा। वो आप आईटीसी यहाँ लिख देना, लाइबिलिटी आ गई अपनी, आईटीसी लेस हो जाएगा, ये नेट कैश पेएबल। ओके सर, कॉलेजेस वगैरह ने परचेज पे टैक्स पे किया, यहाँ पे जो टैक्स पेबल आएगा, यहाँ पे जो टैक्स पेबल आएगा, यहाँ जो टैक्स पेबल परचेज पे आएगा सर, ये परचेज पे टैक्स पे आ रहा है आपका, इसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी सेल पे कोई टैक्स नहीं लग रहा सर। क्लियर, इसका कोई इंप्लीकेशन लायबिलिटी में नहीं आएगा। ये परचेज पे टैक्स पे किया आपने, ब्राइट माइंड में जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका आपको आईटीसी मिलेगा, उसमें भी कैटरिंग सर्विस आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड या लायबिलिटी आपकी केवल ब्राइट माइंड की आ रही है आउटपुट लायबिलिटी पर, वो हमने लायबिलिटी यहाँ निकाल ली। क्लियर, आईटीसी लेस किया, रिमेनिंग आपका नेट कैश पेबल। दिस इज द फाइनल आंसर पॉइंट नंबर 2 का। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। क्वेश्चन खत्म होता है। अब भारत माता की जय। सर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। सर आई थिंक सारे पॉइंट आपको याद आ रहे हैं सर, आई थिंक सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट आपको समझ में आए। आइए सर क्वेश्चन नंबर 12, उसका ए पॉइंट, ऑलफिट लैबोरेटरीज लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बल्क ड्रग इन दिल्ली पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। सर अगर आपने बल्क ड्रग का नाम सुना तो सर शायद आपको वैल्यूएशन चैप्टर जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 150, 18th एडिशन, इलेक्शन नंबर 65, एब्सोल्युटली सेम, केवल नाम चेंज हुआ है सर और कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा सेम है सर। ये भी लास्ट टाइम के आरटीपी या एमटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसमें रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं सर इसको, क्योंकि हम आरटीपी पूरा सोल्व कर रहे हैं अभी, क्योंकि देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो जो मेरा रेगुलर बेस क्लास नहीं पढ़ा है, या हो सकता है कोई दूसरी बुक आपने रेफर करी हो। ओके, एनीवेज वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस आरटीपी। Allfit Laboratories Limited is a registered supplier of bulk drugs in Delhi, paying tax under regular scheme. It manufactures bulk drug and supplies the same in the domestic and overseas market. ठीक है साहब, the bulk drug are supplied within Delhi and okay sir, RTP करोगे, RTP ओके आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने होगा सर स्क्रीन पर। ओके, आई विल प्रीफर कि आपके हाथ में पीडीएफ, आपके हाथ में प्रिंट आउट हो आरटीपी का, तो आपके लिए बहुत अच्छा कन्वीनियंट रहेगा, पर फिर भी यस एनीवेज फॉर योर फैसिलिटी आरटीपी यहाँ पे भी आपके लिए। Allfit Laboratories Limited is a registered supplier of bulk drug in Delhi, paying tax under regular scheme. It manufactures bulk drugs and supplies the same in the domestic and overseas market. The bulk drugs are supplied within Delhi as well as in the overseas market directly from company's warehouse, which is located in South Delhi. Okay. For supplies in other states of the country, the company has appointed consignment agent in each such state. Okay. ठीक है साहब, एजेंट अपॉइंट किए सर, एजेंट का नाम आती है, ध्यान रखना सर, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, सप्लाई होता है। ओके सर, हाउएवर द सप्लाईज इन गुड़गांव हरियाणा में जो है एंड नोएडा यूपी आर इफेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दी साउथ दिल्ली वेयर हाउस। ठीक है साहब, ठीक है। The drugs are supplied to concerned agents from South Delhi warehouse itself. Okay, sir. Allfit Laboratories Limited also provide drug development services to drug manufacturers located in India and including testing of their new drugs in its laboratory located in Delhi. Okay, drug development service भी देता है ये, और जो ड्रग आपने बनाया है उसका टेस्टिंग सर्विस भी हम देते हैं सर।
ओके, अब तक उसने बताया हम बिजनेस करते क्या है। द कंपनी इज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है, पर हम पहले क्या देखेंगे कि अल्टीमेटली अपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, अल्टीमेटली क्वेश्चन ही बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी, ओके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी एज द केस में भी, मतलब आपको सीजीएसटी अलग निकालना है, एस अलग निकालना है और आई अलग निकालना है। ऑफ ऑलफिट लैबोरेटरी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी विद, अच्छा जनवरी मंथ का निकालना है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय इट फॉर द सेट पीरियड। ओके, इसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 में कुछ ट्रांजेक्शन दिए, वो हम देखेंगे बाद में जब इसका रिलेवेंस आएगा। आपने को जीएसटी लायबिलिटी निकालना है, और क्या दिया नीचे देख लेते हैं एक बार लास्ट में। ओके, नोट दिया है, ऑल द गिवन अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयरएवर एप्लीकेबल, अज्यूम द जीएसटी रेट टू बी अंडर, बल्क ड्रग पे रेट है 2.5 2.5 सी और एस, और 5% अगर आईजीएसटी तो, और बल्क डेवलपमेंट सर्विसेज पे 9% 9% 18%, और टेस्टिंग सर्विस भी 18% मानेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन का टाइपिंग एरर हुआ है कुछ। ड्रग डेवलपमेंट सर्विस भी 18% रेट है, और टेस्टिंग सर्विस भी 18% रेट है। बल्क ड्रग पे रेट कितना है 5%। ओके, गुड सेल पे 5% है, बाकी 18% रेट है सर्विसेज में। जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है सर। ओके ओके सर, हम आ गए फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कंपनी इज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, फर्स्ट है क्या, एडवांस रिसीव टुवर्ड्स ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू ओरोकेम लिमिटेड, अ ड्रग मैन्युफैक्चरर located in Delhi. Okay, drug development services have been provided in February and invoice is also issued in 20th February, मतलब फरवरी में इसने सर्विसेज दी है, इनवॉइस फरवरी को इशू किया, पर सर ये सर्विसेज है, और सर्विसेज के लिए अगर एडवांस आया तो इसी मंथ में लायबिलिटी आपका आएगा। तो अगेन अगेन मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सर। ओके सर, हम अभी क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 12 में सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। प्रिंट आउट रखिएगा अपने हाथ में सर। फर्स्ट है क्या, एडवांस। अच्छा, हम एक काम करते हैं, कॉलम बना लेते हैं सर। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर लेते हैं। सीजीएसटी लायबिलिटी, एसीएसटी लायबिलिटी और आईजीएसटी लायबिलिटी। ओके, कंफर्टेबल दिख रहा है आपको सर? गुड। इलेक्शन 12, फर्स्ट पॉइंट है इसका, एडवांस रिसीव्ड टुवर्ड्स ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू ओरोकेम लिमिटेड, अ ड्रग मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन दिल्ली इटसेल्फ। अच्छा, दिल्ली में ही साहब, तो ऐसे केस में सीजीएसटी और एसीएसटी लगेगा, एडवांस रिसीव हुआ है, सर्विसेज टैक्स लगेगा। तो फाइल एक सर्विसेज है सर, 18% इज द रेट ऑफ टैक्स, तो 9% सीजीएसटी, फाइल एक into 9% is the ACS tab. Okay, आई नहीं आएगा। सेकंड सर, एडवांस रिसीव्ड फॉर bulk drugs to be supplied to Novik Pharmaceuticals, a wholesale dealer of drugs in Gurgaon, Haryana. Invoice for the goods is issued at the time of delivery of the drugs in March. सरकार गुड्स है मार्च में आपने सप्लाई की है, एडवांस अगर रिसीव भी हो गया आपको टैक्स पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सर। ओके, तो क्लियर है सर आपको? तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग टू होलसेल डीलर्स ऑफ ड्रग्स इन दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में इसने सप्लाई किया, सीजीएसटी और एसएसटी लगेगा सर, और सप्लाई किया एक्चुअली 60 लाख इंटू 2.5%, 60 लाख इंटू 2.5%, डन। ओके, देन बल्क ड्रग सप्लाई टू एंकर फार्मास्यूटिकल्स इनकॉर्पोरेशन यूएसए अंडर बॉन्ड, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। सर इसने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और अंडर बॉन्ड किया है,
आप कभी भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, बॉन्ड साइन करते हो, तो यू नीड नॉट पे एनी जीएसटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स। तो आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने बॉन्ड साइन नहीं किया होता तो आपको आईजीएसटी पे करना होता है, उसके बाद में उसका रिफंड मिलता है। ओके, तो इसने सिंस बॉन्ड साइन किया है, एक्सपोर्ट किया है, फॉरेन करेंसी रिसीव हुआ है, नो liabilities required to be paid by him. Then point number 5, drug development services provided to services Unipharma Limited, a drug manufacturer located in Delhi. Okay, दिल्ली में सर्विसेज दी है, दिल्ली से दिल्ली में सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन 9%, 6 लाख इंटू 9%, 6 लाख इंटू 9%, नो लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी टिल नाउ। ओके, फिर इसने फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय इट फॉर द फॉलोइंग पीरियड दे रखा है सर। पॉइंट नंबर 1, consignment of bulk drug were sent to Cardinal Pharma Private Limited and Rochester Medicos, agent of Allfit Laboratory Limited in Punjab and Haryana respectively. Okay, पंजाब और हरियाणा में सर इसके कंसाइनमेंट एजेंट्स है सर, उनको इसने सप्लाई किया है। कार्डिनल फार्मा, ओके, अच्छा, प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर सप्लाई किया होता है और एजेंट अगर आगे सप्लाई करा होता है तो प्रिंसिपल क्या से एजेंट को जाएगा तो वो सप्लाई होता है, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन किया था। शेड्यूल 1 डन। Cardinal Pharma Private Limited and Rochester Medicos supplied these drugs under their invoices to medical stores located in their respective state for 60 lakh and 50 lakh respectively. Okay सर, पहली बात तो ये प्रिंसिपल टू एजेंट क्या गुड जाता तो इट इज सप्लाई, और सर जब एजेंट आगे सप्लाई करता तो वो सप्लाई तो मानेंगे ही मानेंगे, वो एजेंट की लाइबिलिटी होगी सर। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी क्या होगी? जब प्रिंसिपल क्या से एजेंट क्या जाएगा तब। तो सर वैल्यू क्या होता है? तो उसमें रूल नंबर 29 काम आएगा। रूल नंबर 29 बोलता है क्या, अगर ओपन मार्केट वैल्यू तो वो ले लो, नहीं तो रेसिपिएंट जो एजेंट है उसने आगे जो बेचा है उसका 90% विल बी द वैल्यू फॉर प्रिंसिपल। क्लियर? जो सप्लायर ने सप्लाई किया उसके लिए। तो सिंस इसने ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा, पर इसने दे रखा कि उस कंसर्न एजेंट ने आगे कितने में सप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे, जो आगे से तो सप्लाई किया उसका 90% विल बी आवर वैल्यू। ओके, तो सर हम इसको पॉइंट नंबर 6 बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 में 2 पॉइंट आएंगे सर। सिंस इसने दिल्ली से पंजाब और हरियाणा भेजा है, मतलब वो आईजीएसटी की लायबिलिटी है दोनों की, तो 60 लाख का 90% और गुड्स है सर ये, तो 5% आईजीएसटी। और सेकंड है 50 लाख, इसका 90% विल बी द वैल्यू, और जो वैल्यू आएगा उसका 5% विल बी द आईजीएसटी की लायबिलिटी। ओके, डन। देन है क्या, बल्क ड्रग हैव बीन सप्लाइड टू रोन मेडिकोज, अ होलसेल डीलर ऑफ बल्क ड्रग इन गुड़गांव हरियाणा, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 15 लाख। Allfit Laboratory owns 72% shares of Ron Medicos Private Limited. सर 72% होल्डिंग है, मतलब क्या है, अगर 72% होल्डिंग है इट मींस ये दोनों क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, और जैसे रिलेटेड पर्सन हो गए तो इसके केस में एक्चुअल कंसिडरेशन को हम नहीं लेंगे, हम देखते हैं वैल्यूएशन का रूल नंबर 28 क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू या उसने आगे सप्लाई किया उसका 90%, देखते जो भी इसने दिया। ओपन मार्केट वैल्यू of bulk drug supplied to Ron Medicos Private Limited is rupees 30 lakh. Further, Ron Medicos Private Limited is not eligible to avail the full input tax credit. रेसिपिएंट को फुल आईटीसी नहीं मिलता, रेसिपिएंट को फुल आईटीसी नहीं मिलता, मतलब ऐसे केस में रूल नंबर 28 का ओपन मार्केट वैल्यू हम लेंगे वैल्यू को। तो सर 15 लाख का एक्चुअल बिल बनाया था, उससे हमें रिलेवेंस नहीं है, हमें 30 लाख वैल्यू लेना है, और सिंस ये हरियाणा में है इसलिए आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी सर। तो 30 लाख ओपन मार्केट वैल्यू आ गया इनटू 5% आईजीएसटी लायबिलिटी आ गया। ओके, देन खत्म माहौल। सरकार यू आर रिक्वायर्ड टू मेक सुटेबल अजम्पशन वेरेवर नेसेसरी, इससे आ जाएगा आपका क्या, जीएसटी लायबिलिटी कितना पेबल आ रहा है। तो सर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब सी का अलग लायबिलिटी आ जाएगा, एस का अलग लायबिलिटी आ जाएगा, और आईजीएसटी का लायबिलिटी अलग आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्शन नंबर 12 खत्म होता है। अब आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट, और सारे प्रोविजंस भी इसके साथ आपको रिपीट हो रहे, रिवाइज हो रहे सर। गुड पॉइंट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं सर। यस सर, सो आरटीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Prada Forex Private Limited, registered in Delhi, is a money changer. It has undertaken the following purchase and sale of foreign currency. अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सेम क्वेश्चन इलेक्शन नंबर 46 पेज नंबर 134 ऑफ चैप्टर नंबर 4 में अपने ऑलरेडी कवर है वाला। ओके, $1000। अच्छा, एक बार आप देख लीजिए इसको करना क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन टर्म्स ऑफ रूल नंबर 32 सब नंबर 2 क्लोज नंबर ए एंड बी, बोलता है रूल नंबर 32 सब नंबर 2 सब नंबर बी ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। ओके सर, आपको क्या करना है, दोनों मेथड याद है, मनी चेंजिंग सर्विस में दो मेथड है, ऑप्शनल स्कीम और नॉर्मल स्कीम, दोनों से सोल्व करना है। ओके, पहले हम नॉर्मल स्कीम से करते हैं दोनों क्वेश्चन को, और फिर हम ऑप्शनल स्कीम से करेंगे। ओके सर, $1000 आर परचेज फ्रॉम नंदी एंटरप्राइज एट द रेट ऑफ 68 per dollar, आरबीआई रेफरेंस रेट $4 ऑन द डेट इज 68.60। तो नॉर्मल स्कीम में क्या होगा, आरबीआई रेफरेंस रेट अगर दे रखा है तो कंपेयर करेंगे आरबीआई रेफरेंस रेट से, तो 0.6 इज द कमीशन, 0.6 into 1000 मतलब सर 600 रुपीज द वैल्यू सप्लाई, और वैल्यू सप्लाई हो गया 600, इस पे लग जाएगा क्या, जीएसटी, बात खत्म। सेकंड है क्या, $2000 आर सोल्ड टू मेनावटी
at the rate of 67.50 per US dollar. RBI reference rate for US dollar for that currency is not available. तो ऐसे केस में अगर किसी करेंसी का RRR अवेलेबल नहीं होता तो क्या करते हैं हम? ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज्ड इन INR, तो $2000 into 67.50 जो भी आएगा ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR उसका 1% शेल बी द वैल्यू सप्लाई, उस पर लग जाएगा क्या? GST. ओके सर, देन आएगा क्या? ऑप्शनल स्कीम. ऑप्शनल स्कीम बोलता है क्या? अगर आपका ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR इज अप टू रुपीज 1 लाख, तो ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR का रुपीज 1000 अप टू रुपीज 1 सॉरी ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR का 1% इज द वैल्यू सप्लाई. ओके, और 1 लाख से ऊपर जाएगा तो उसका हाफ. देखते सर इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन $1000, इसका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है आरबीआई रेफरेंस रेट से मतलब नहीं होता है सर. इसका रेट ऑफ एक्सचेंज है 68, तो 68 into 1000 कितना हो गया? 68,000. 68,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सिंस ये अप टू रुपीज 1 लाख है तो 1%, 68,000 का 1%, 680 इज द वैल्यू सप्लाई ऑप्शनल स्कीम के केस में. सेकंड, $2000 मल्टीप्लाई बाय 67.50. सर अगर हम $2000 को देखो सर, $2000 को अगर हम 67.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,35,000. और अगर 1,35,000 का अमाउंट आएगा ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज, तो फर्स्ट 1 लाख पे तो 1000 नहीं है, नेक्स्ट जो 35,000 आया उस पे 0.5% ये जो अमाउंट, ये जो आएगा वैल्यू सप्लाई, ये ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू सप्लाई आ जाएगा. दिस इज हाउ इट विल बी डन. ओके, तो कोई खास बात नहीं सर, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. देखो ध्यान से सर, अगेन क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1. सर दिस इज देयर इन चैप्टर नंबर 8 लेसन नंबर 11 पेज नंबर 338 ऑलरेडी दिया हुआ है सर. मिस्टर जेड, अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना, procures goods from China and directly supplies the same to a customer in US with reference to the provisions of GST law. Determine whether the said activity of supply of goods by Mr. Z to customer in US is taxable in GST. If yes, determine the place of supply of the same. पहली बात तो ये, हैदराबाद का पर्सन चाइना से गुड्स परचेज करके डायरेक्ट कहाँ बेच रहा है? US, विदाउट ब्रिंगिंग दोज गुड्स इन इंडिया एट ऑल. तो सर आपको अगर अमेंडमेंट बताओ तो शेड्यूल 3 CGST एक्ट, सर उसमें एक ट्रांजेक्शन ऐड हुआ है. क्या शेड्यूल 3 में क्या कवर है? फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. उसमें लिखा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से गुड्स परचेज किया और विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू इंडिया. अगर आपने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को में ही बेच दिया तो ऐसे केस में इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लेवी होगा. और सिंस ये सप्लाई ही नहीं है तो ऐसे केस में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एट ऑल. डन. ये था क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1. पार्ट 2, प्रियांक ऑफ पुणे महाराष्ट्र enters into an agreement to sell goods to Bist of Bareilly UP. While the goods were being packed in Pune godown of Priyank, Bist got an order from Sahil of Shimora, Karnataka for the said goods. Bist agreed to supply the said goods to Sahil and asked Priyank to deliver the goods directly to Sahil at Shimoga. मतलब बिल टू शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है सर इसके अंदर. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाईज इन द अबव सिनेरियो. देयर आर टू ट्रांजैक्शन सरकार, एक प्रियांक और बिस्ट के बीच में, और प्रियांक और बिस्ट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, ऑल्दो आप बिस्ट की रिक्वेस्ट पे गुड्स डायरेक्टली कहाँ भेज रहे हो? साहिल के यहाँ पे जो कहाँ है कर्नाटका, उससे में मतलब नहीं है सर. सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इस ट्रांजैक्शन में प्रियांक और बिस्ट के केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बिस्ट होगा, मतलब बरेली यूपी ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्रियांक और बिस्ट के ट्रांजैक्शन के लिए बिल टू शिप 2 में. और सर सेकंड ट्रांजैक्शन किसके बीच में? मिस्टर बिस्ट और साहिल के बीच में. ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो रहा है सर? शिमोगा में हो रहा है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? शिमोगा. मतलब जो गुड्स प्रियांक पुणे के ऐसे निकली डायरेक्टली कहाँ गई? शिमोगा. उसके लिए बिस्ट ने जो बिल लिखा होगा किसको? साहिल को. उस ट्रांजैक्शन के लिए सेकंड सप्लाई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी साहिल का प्लेस विच इज शिमोगा इन कर्नाटका. और ट्रांजैक्शन 1 जो प्रियांक और बिस्ट के बीच में ट्रांजैक्शन, उसके लिए प्लेस सप्लाई इज द बिस्ट का लोकेशन विच इज उत्तर प्रदेश बरेली. ओके माहौल. सर क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर अंडर सेक्शन नंबर 87 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. सर सेक्शन नंबर 87 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट अमलगमेशन मर्जर के केस में बोलता है अगर कोई दो कंपनी मर्ज होती है, अमलगमेट होती है, तो ऐसे केस में देखो फॉर एग्जांपल दो कंपनीज अमलगमेट हो रही है, मर्ज हो रही है ऑन 14 फरवरी. सर 14 फेब को कंपनीज की बात कर रहा हूँ सर मैं, वो अमलगमेट हो रही है, मर्जर हो रही है, तो सर उनका अप्रूवल जाता है कोर्ट में, उनका एप्लीकेशन जाएगा कोर्ट में और कोर्ट से अप्रूवल मिलेगी तब जाके वो अमलगमेट या मर्जर होगी. पहले अमलगमेशन मर्जर नहीं होता है. ओके, तो सर कोर्ट जब उसका अप्रूवल देगा तब से वो अमलगमेट होगी. अच्छा, अब मान लो 14 फेब को उन दोनों ने अमलगमेशन मर्जर का डिसीजन लिया और उसकी एप्लीकेशन गई कोर्ट में, कोर्ट ने अप्रूवल दिया कब सर? 10th of June को मान लो. अब 10th जून को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया अमलगमेशन मर्जर का, बट दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम 14 फेब, पर फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट टिल 10th of June दोनों कंपनी को अलग अलग कंपनी मानेंगे, डिफरेंट पर्सन मानेंगे, और दोनों ने आपस में 10th of June तक
जो आपस में 9 जून तक सॉरी जो भी सप्लाई किया होगा, सिंस दोनों के जीएसटी नंबर अलग अलग है, दोनों डिफरेंट पर्सन है, दोनों ने आपस में जो ट्रांजेक्शन की उस पर जीएसटी लगता जाएगा, और जो परचेज करने वाली कंपनी है उसको अगर आईटीसी मिलता है तो आईटीसी मिल जाएगा, और सर जिसने सप्लाई किया वो जीएसटी लगा के बिल देगा सर। मतलब दोनों को एक कंपनी नहीं मानना है। क्लियर? तो 10 जून तक दोनों कंपनी अलग अलग कंपनी कहलाएगी। 10 जून से एक कंपनी हुई, उसके बाद ट्रांजेक्शन जो होंगे उसकी बात अलग हो जाएगी सर। क्लियर? डन। ये सेक्शन नंबर 87 था। माहौल सर, क्वेश्चन नंबर 16। अरे सर सारे के सारे क्वेश्चंस बुक में जो आपने प्रोविजन पढ़े उसे याद आ रहा है सर आपको? कंफर्म? गुड सर। आइए क्वेश्चन नंबर 16, एग्जामिन वेदर द सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ध्यान रखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। इस बार जो अमेंडमेंट आया है कंपोजिशन स्कीम में, प्लस जो आपका सर्विस प्रोवाइडर का कंपोजिशन स्कीम इस बार जो आया है, कंसेशन रेट और रेट ऑफ टैक्स जिसको हम बोलते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019, उसका इंप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिन वेदर सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस और नॉट। Is there any other option available for concessional tax payment with any of these suppliers wherever composition scheme cannot be available? अगर composition मिलता है तो मिलेगा, वो अगर नहीं मिलता है तो क्या उसको कंसेशन रेट का ऑप्शन मिलेगा? ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ओके, इसमें ए पॉइंट, 3-4 केसेस सर इसमें। ए पॉइंट, मेसर्स देवलोक अ रजिस्टर्ड डीलर इज डीलिंग इन इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन जयपुर राजस्थान। ओके, इंट्रा से सप्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है, कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान में। ओके माहौल, इट हैज टर्नओवर ऑफ रुपीज 130 lakh in the preceding financial year। ओके चलेगा सर। कंपोजिशन स्कीम में लिखा है सेक्शन नंबर 10 में कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। अच्छा, ट्रेडिंग तो करता ही करता है, अब रिपेयरिंग सर्विस भी शुरू करना चाह रहा है। यस, इस बार जो अमेंडमेंट हुआ उस अकॉर्डिंग सर्विसेज भी आप सप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था प्रीवियस ईयर में, तो करंट ईयर में जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता है, यू कैन अवेल द कंपोजिशन स्कीम। पर सर्विसेज अगर आप करंट ईयर में प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए एक लिमिट देती है टर्नओवर की, कि प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर विच इज 1 करोड़ 30 लाख, उसका 10% मतलब 13 लाख और रुपीज 5 लाख विचएवर इज हायर, मतलब 13 लाख और 5 लाख विचएवर इज हायर कितना 13 लाख। तो 13 लाख तक की रिपेयरिंग सर्विस करंट ईयर में प्रोवाइड कर सकता है। उसे क्रॉस करेगा तो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा, नहीं तो कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है। बी, मेसर्स नारायण एंड सन्स अ रजिस्टर्ड डीलर इज रनिंग अ खाना खजाना रेस्टोरेंट नियर सिटी पैलेस इन जयपुर। वाह सर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10। माहौल, it is turnover of rupees 140 lakh in the preceding financial year. In the current financial year, it has also started dealing in intrastate trading of beverages in जयपुर राजस्थान। बेवरेजेस नहीं, बेवड़े नहीं होए, बेवरेजेस सर। तो इसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.4 करोड़ था, करंट ईयर में एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए जब तक इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक। ओके, अब ये अगर एलिजिबल है तो सर करंट ईयर में इसने ट्रेडिंग भी शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ट्रेडिंग का टर्नओवर प्लस रेस्टोरेंट का टर्नओवर जब 1.5 करोड़ क्रॉस करेगा करंट ईयर में, तब ये कंपोजिशन बाहर हो जाएगा, अदरवाइज कंपोजिशन ले सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। डन, ये एलिजिबल है कुल मिला के। पॉइंट नंबर सी, मेसर्स इंद्रा एंड ब्रदर्स अ रजिस्टर्ड डीलर इज प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड सर ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट जो हुआ इस बार उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड के लिए टर्नओवर का लिमिट इज 75 लाख ओनली। पहले उत्तराखंड एक्सेप्शन में कवर था, उत्तराखंड एक्सेप्शन में कवर नहीं है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर है और 75 लाख का लिमिट है। देखते हैं क्या बोलता है। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उत्तराखंड में, इट हैज टर्नओवर ऑफ रुपीज 70 लाख इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। चलेगा चलेगा चलेगा, एलिजिबल है। इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग intra-state interior designing services in the current financial year and discontinued rendering restaurant services। oh सर नो डाउट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इसका 70 लाख था, करंट ईयर में एलिजिबल था उस वजह से, पर सिंस करंट फाइनेंशियल में रेस्टोरेंट सर्विस बंद कर रहा है और केवल एक्सक्लूसिवली इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस दे रहा है। और अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो आप सेक्शन नंबर 10 की कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। अब हम देखते हैं क्या वो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स वाला नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019 के लिए एलिजिबल है क्या। उसमें बोला है आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए, तो ये आप एलिजिबल हो नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019 के कंसेशनल टैक्स वाले बेनिफिट के लिए। पर इस केस में सिंस इसका टर्नओवर 70 लाख रुपए था इसलिए एलिजिबल नहीं होगा, तो इसको सेक्शन 10 का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर डी, Messrs. Him Naresh, a registered dealer, is exclusively providing intrastate architect services in Uttarakhand. Architect services. It has turnover of rupees 40 lakh in the previous financial year. Okay, सर उत्तराखंड में आर्किटेक्ट सर्विस दे रहे हो और आपका टर्नओवर कितना है सर
40 लाख इन द प्रीवियस ईयर। तो यस, इसको कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 का तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, पर यस नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019 का कंसेशन टैक्स का बेनिफिट इसको मिल जाएगा। और ऐसे केस में जब तक उसका टर्नओवर करंट ईयर में 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक ही कैन ऑप्ट फॉर कंसेशन टैक्स वाला बेनिफिट, जो है कितना 3% टैक्स सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, और आपको कंसेशन का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 50 लाख से कम है और आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का माहौल डन। क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, अब 16 खत्म होता है अब। सर ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 भी। LMN प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर exclusively manufactures and sells product X which is exempt from GST by notifications issued under relevant GST provisions. The company sells X only within Tamil Nadu. Okay. The turnover of the company in the previous year was rupees 45 lakh. Okay. The company expects the sales to grow by 30% in the current year. Very good. The company purchased additional machinery for manufacturing X on 1st of July itself. The purchase price of the capital goods was rupees 30 lakh exclusive of GST at the rate of 18%. तो GST अलग से और है सारे पे capital goods पे. However, with effect from 1st November, exemption available on X was withdrawn by the central government. 1st November से X क्या हो गए? Taxable हो गए, and GST at the rate of 12% was imposed thereon. The turnover of the company for the half year ended 30th September was rupees 45 lakhs. Okay, 30th September तक 45 lakh का turnover उसका already हो गया है, जो exempt goods था उसका, और इसके पास कोई और गुड्स नहीं, केवल एक्सक्लूसिवली एग्जाम गुड्स थे सर। और 1st नवंबर से गुड्स क्या हो गया? टैक्सेबल। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ए पॉइंट बोलता है एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइस LMN प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट नीड्स टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी। पहली बात तो ये सेक्शन 22 बोलता है क्या? रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आएगी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है, पर नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2019 के 10 ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग अगर आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं होता और अगर आप केवल और केवल गुड्स सप्लाई करते हो वो भी इंट्रा स्टेट, तो ऐसे केस में आपका टर्नओवर का लिमिट विल बी 40 लाख रुपी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट फ्यू स्टेट। पर उस फ्यू स्टेट में तमिलनाडु नहीं आता, मतलब तमिलनाडु के लिए इसको 40 लाख का लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, पर सर एग्रीगेट टर्नओवर आपका 40 लाख क्रॉस होगा तो रेशन की लायबिलिटी आएगी। पर एट द सेम टाइम सेक्शन 23 बोलता है क्या? अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम गुड सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए सिंस ऑल्दो इसका टर्नओवर 30 सितंबर तक 45 लाख हो गया है, 40 लाख क्रॉस हो गया, फिर भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर 1 नवंबर से इसका गुड्स क्या हो गया? टैक्सेबल। अब सर टैक्सेबल गुड्स हो गया तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी, पर इसका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो जाना चाहिए। और टर्नओवर लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जिम टर्नओवर आल्सो। मतलब सर इसका अब तक का जो एक्स का सेल था, जो एग्जिम था, वो भी काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट ऑफ 40 लाख रुपी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सिंस इसका 30 सितंबर तक ऑलरेडी 45 लाख का टर्नओवर हो गया था, मतलब 40 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है एग्रीगेट टर्नओवर। सिंस एक्सक्लूसिवली एग्जाम इसलिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर सिंस 1 नवंबर से इसके गुड्स क्या होगा? टैक्सेबल। सो इसको 1 नवंबर से इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी और विद इन 30 डेज फ्रॉम 1 नवंबर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड एग्जाम टर्नओवर आल्सो, जो अब तक हो चुका है, सेल 40 लाख क्रॉस हो चुका, इसलिए इमीडिएटली लायबिलिटी आएगी रजिस्ट्रेशन की। और सर 1 नवंबर 30 डेज के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। माहौल सर इसका बी पॉइंट बोलता है if the answer to the above question is affirmative, yes affirmative है, advise LMN private limited whether it can avail input tax credit on additional machinery purchased exclusively for manufacturing X। क्या ये मशीनरी जो इसने 1 जुलाई को परचेज करी उसका आईटीसी को अब मिलेगा? तो सर मैं आपको बताता हूँ सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, अगर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं थे और अगर आप अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उस दिन जो स्टॉक में आपके पास इनपुट होगा उसका आईटीसी मिलता है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता है। हाँ, आप अगर रजिस्टर्ड होते हैं और आपके गुड्स एग्जाम थे और टैक्सेबल होते हैं तो ऐसे केस में कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलता है, पर सिंस इस केस में ये रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए इसको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऑल्दो अब इससे गुड्स टैक्सेबल हो गए, उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर भी इसको 1 जुलाई वाले कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अब नहीं मिलेगा। हाँ, 1 नवंबर के बाद अगर कुछ परचेस करेगा तो बात अलग हो जाएगी, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अभी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा 1 जुलाई वाली मशीन का। माहौल डन। क्वेश्चन नंबर 18 मार्क कर लीजिएगा, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। अमेंडमेंट जो हुआ है रजिस्ट्रेशन को लेके उसके रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी सर। क्वेश्चन नंबर 18 महादेव एंटरप्राइजेस, कौन सा सर? महादेव एंटरप्राइजेस अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ओपनड अ shopping complex dealing in supply of goods at multiple locations, that is in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Tripura in the month of June. It is furnished the following details relating to sale made at each such location for the month of June.
हिमाचल प्रदेश का टर्नओवर दे रखा है, उत्तराखंड का दे रखा है, त्रिपुरा का दे रखा है सर। इंट्रास्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स दे रखा है, जो हिमाचल प्रदेश में भी हो, त्रिपुरा में भी है सर। अच्छा, आपको अगर याद हो तो त्रिपुरा इज द स्टेट जहां पर टर्नओवर का लिमिट इज 10 लाख ओनली, और वहां से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो सर ध्यान रखिएगा, वहां रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती है तो 10 लाख का लिमिट लगेगा। ओके, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स, ठीक है साहब, टर्नओवर का अमाउंट जो भी दे रखा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है सर, 6000 रुपी। देन इंट्रास्टेट सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स 20 लाख और 40,000 रेस्पेक्ट दे रखा है। ऑल दीज फिगर्स आर विदाउट टैक्सेस, विदाउट जीएसटी। With the help of the above mentioned information, answer the following question giving the reasons. Determine whether Mahadev Enterprises is liable to register under GST law and what is the threshold limit for taking registration in this case. सर ये रजिस्ट्रेशन के लायबल है या नहीं और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या लगेगी? मैं आपको उसके पहले प्रोविजन रिपीट कराता हूँ सर। अगर आप केवल इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो, सिंस ये केवल इंट्रास्टेट सप्लाई ही करता है, इंटरस्टेट नहीं करता है, सारे डिटेल में कभी इंटरस्टेट नहीं है, सारा इंट्रास्टेट ही है। अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो तो आपका टर्नओवर का लिमिट इज ओनली 40 लाख। कितना साहब? 40 लाख, 40 लाख होगा केवल। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आप। अच्छा, पर जानना, यू शुड बी एंगेज्ड ओनली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं होनी चाहिए आपकी। सेकंड थिंग, कुछ स्टेट्स वहां से एक्सक्लूड किए 40 लाख की लिमिट के लिए, और 4 स्टेट ऐसे जहां टर्नओवर का लिमिट इज ओनली ₹10 लाख। तो इन सबको मैं कंक्लूड करूं तो 4 स्टेट कौन कौन से सर? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे अगर आपकी ब्रांच है तो टर्नओवर का लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड में लिमिट कितना है? 20 लाख का है। और उसके अलावा सारे स्टेट में कितना है सर? 40 लाख का लिमिट लगेगा अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई ही करते हो, वो भी गुड्स का। तो सर सिंस इसका एक ब्रांच का है त्रिपुरा में जहां से ये टैक्सेबल सप्लाई करता है, क्योंकि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 20 लाख क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 40 लाख का बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तमिलनाडु में भी है और उत्तराखंड में भी है सर। तमिलनाडु क्या, त्रिपुरा और उत्तराखंड में, इसलिए इसको टर्नओवर का लिमिट 20 लाख का ही लगेगा, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में है इसलिए 10 लाख का। पर देखो एक बार त्रिपुरा का प्रोविजन क्या बोलता है सर? अगर पहली बात तो सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 बोलता है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 20 लाख क्रॉस करता है तो यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन एवरी सच स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। आप देखो, अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई त्रिपुरा से है तो आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी त्रिपुरा में आएगी, और त्रिपुरा में अगर लायबिलिटी आएगी तो लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। क्या त्रिपुरा से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो? यस। आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन था इंट्रास्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स। हिमाचल प्रदेश से 22.5 लाख और त्रिपुरा से कितना है? 7 लाख। सिंस त्रिपुरा से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखें, अगर हम चारों को टर्नओवर को ऐड कर देंगे हम, तो ऑब्वियसली मोर देन 40 लाख जा रहा है ये, तो 10 लाख तो क्रॉस कर गया है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। कहाँ आएगी सर? त्रिपुरा में आएगी और हिमाचल प्रदेश में आएगी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में लायबिलिटी नहीं आएगी। रीजन बिंग, उत्तराखंड से एक्सक्लूसिवली आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई ही कर रहे हो। क्लियर? डन सर। सिंस त्रिपुरा से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, इसलिए टर्नओवर का लिमिट विल बी 10 लाख, और 10 लाख क्रॉस कर गया है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों काउंट होते हैं सर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका बोलता है, एक्सप्लेन विद रीजंस वेदर योर आंसर इन वन विल चेंज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। फर्स्ट, मतलब ये सारे इंडिपेंडेंट केसेस सर। इफ महादेव एंटरप्राइजेस डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अगर केवल हिमाचल प्रदेश से डील कर रहा है, कहां से डील करता सर? हिमाचल प्रदेश से। सर हिमाचल प्रदेश स्पेशल स्टेट में कवर नहीं है। सेकंड थिंग, वो एक्सक्लूजन जो दे रखे 40 लाख के लिमिट के लिए, उसमें भी कवर नहीं है। इसलिए आप अगर हिमाचल प्रदेश से सप्लाई करते हो केवल तो वहां लिमिट इज 40 लाख रुपए, और सिंस आपका टर्नओवर केवल 22.5 लाख ही गया है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में टैक्सेबल गुड्स का, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 40 लाख, इसलिए यू नीड नॉट गेट योरसेल्फ रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश। अगर आपका केस केवल आप ये है कि आप केवल सप्लाई करो, कहां से? हिमाचल प्रदेश से सर। सेकंड, इफ महादेव एंटरप्राइज इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सिंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो अगर आप हिमाचल प्रदेश से, तो सर 40 लाख वाला बेनिफिट केवल और केवल गुड्स के लिए मिलता है, आपको 20 लाख का बेनिफिट ही मिलेगा, और 20 लाख क्रॉस हो गया तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सिंस आपका टर्नओवर कितना है? 22.5, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि लिमिट कितना है? 20 लाख, क्योंकि सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए आप 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता। Third, if Mahadev Enterprises is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh and has also effected inter-state supplies of taxable goods amounting to rupees 4 lakh, सरकार आप केवल और केवल गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, पर सर सिंस आप इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहे हो, इसलिए 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता। 40 लाख का बेनिफिट तभी मिलता है जब आप इंटर स्टेट सप्लाई ही करते हो, इसलिए आपका टर्नओवर सिंस 22.5 क्रॉस हो गया, 20 लाख क्रॉस हो गया है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग,
20 लाख का बेनिफिट भी यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि आप इंटरसेट सप्लाई करते हो तो आपको सेक्शन नंबर 24 के अकॉर्डिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सर। इसलिए इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स होते ही आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 18। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 19, Diligent Force, a professional training institute, gets its training material of aptitude quotient printed from Durga Printing House, a printing press. The content of the material is provided by Diligent Force, who owns the usage right of the same, while the physical input including paper used for printing belong to Durga Printing House. Okay, हमने सर्कुलर पढ़ा हुआ है इसके लिए। Ascertain whether supply of training material by Durga Printing House constitutes supply of goods or supply of services. Sir, दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस क्या कर रहा है? ट्रेनिंग मटेरियल का प्रिंट कर रहा है, बुक्स प्रिंट कर रहा है एक तरह से। सर उसमें पेपर भी उसी का, इंक भी उसका और प्रिंटिंग की सर्विस भी उसकी। तो सर दीज आर कंपोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही नेचुरली बंडल होता है, साथ में सप्लाई होता है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई। और व्हेनेवर सप्लाईज आर कंपोजिट सप्लाई, तो प्रिंसिपल सप्लाई जो होता है उसमें क्लासिफाई करेंगे एंटायर सप्लाई को। और सिंस इस पर्टिकुलर केस में सर्कुलर भी आया हुआ है और इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से प्रिंटिंग इज मोर एसेंशियल, प्रिंटिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ पेपर इज नॉट द प्रिंसिपल सप्लाई। इसलिए एंटायर ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस में क्लासिफाई करके अकॉर्डिंगली प्रोविजन अप्लाई। क्लियर? डन। हमने चैप्टर नंबर 2 जो सप्लाई का चैप्टर है हमारा, लेवी वाला चैप्टर, उसमें सर्कुलर भी इसका रिगार्डिंग पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, इन एन ऑर्डर डेटेड 20th August issued to GH Private Limited, the Joint Commissioner of CGST has confirmed a CGST demand of 280 crore. Mahul, the company is disputing the entire demand of CGST and want to know how much pre-deposit it has to make under the CGST Act for filing an appeal before appellate authority against the order of the Joint Commissioner. सर appellate authority के पास जाना है तो प्री डिपोजिट कितना करना, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो सर appellate authority के लिए इस बार अमेंडमेंट आया, ध्यान है सर आपको। सर 10% ऑफ दी टैक्स का अमाउंट जो डिस्प्यूटेड है और 25 crore whichever is higher, whichever is lower is the amount of pre-deposit. Sir maximum 25 crore is the amount of pre-deposit. तो 10% of 280 crore कितना होता है? 28 crore। 28 crore और 25 crore whichever is less कितना? 25 crore is the maximum amount which is required to be deposited as a pre-deposit in this case while filing appeal to the appellate authority. Assuming that is the second part है, assuming that the appellate authority also confirms the order of the Joint Commissioner and the company wants to file an appeal before appellate tribunal against the order of the appellate authority, how much amount of pre-deposit it has to make under the CGST Act for filing the said appeal? Double कितना? 20% of the amount of duty involved in dispute और 50 crore whichever is lower. तो सर 280 crore का 20% होता है 56 crore और 50 crore whichever is lower 50 crore. तो 50 crore is the pre-deposit amount in this particular case. अच्छा, आपको इस क्वेश्चन के अलावा एक जस्ट नॉलेज के बता रहा हूँ, आपने जो 25 crore pre-deposit किया था अपीलेट अथॉरिटी के सामने, उसके अलावा एडिशनल अमाउंट 50 crore आपको और डिपॉजिट करना पड़ेगा टू फाइल अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर? डन। क्वेश्चन नंबर 21, with reference to the provisions of the section number 17 of the CGST Act, examine the availability of input tax credit under CGST Act in the following independent cases. ITC का क्वेश्चन है सर। पॉइंट 1, MBF Limited, an automobile company, has availed works contract service for construction of a foundation on which a machinery to be used in production process is to be mounted permanently. सर अरे बच्चों, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस या कोई भी गुड्स जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में काम आया, उसका आईटीसी कभी नहीं मिलता है एज पर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5। पर अगर आप प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कोई भी गुड्स या कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस यूज करते हो तो यस उसका आईटीसी आपको मिलता है। क्लियर? ये उसका एक्सेप्शन था, हाँ है ना। और अगर आप कोई फाउंडेशन बनाते हो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए तो फाउंडेशन भी प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन का पार्ट बनता है। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल करी है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए इसका पॉइंट नंबर 2, शाह एंड कंस्ट्रक्शंस procured cement, paint, iron rods and services of architect and interior designers for construction of a commercial complex for one of its client. Okay sir, construction services, construction of इमूवेबल में ये सब गुड्स या सर्विस जो काम होता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता। पर if you are engaged in providing construction services to your client या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू योर क्लाइंट तो यस आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर्टिकुलर केस में आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, सो यू आर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज टू योर क्लाइंट, उसके लिए सारे गुड्स ये सारे सर्विस काम है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। थर्ड, क्योंकि क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें काम वाले सारे इनपुट सर्विस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ABC Limited availed maintenance and repair services from Jaggi Motors for a truck used for transporting its finished goods.
ओहो, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का क्रेडिट मिलेगा कि मिलेगा मोटर व्हीकल का? पहली बात तो मोटर व्हीकल का अगर क्रेडिट मिलता है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का क्रेडिट मिलता है। और ये मोटर व्हीकल कौन सा सर? ट्रक है, विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। और मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द बिजनेस, उसका आईटीसी मिलता है। तो ट्रक का आईटीसी इसको मिलता है, इसलिए उसके रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट की सर्विस का क्रेडिट भी इसको मिल जाएगा। ये ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं है। डन। माहौल सर, जीएसटी के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आगे हम कस्टम से क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूट एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्सपोर्ट एफओबी प्राइस ऑफ द गुड्स $, 50,000। सर एक्सपोर्ट में सीआईएफ नहीं निकालते, एफओबी हमारा इंडिया तक का कॉस्ट का पार्ट, इंडिया पोर्ट तक का कॉस्ट है सर, उसी को हम वैल्यू मानते हैं। तो 50,000। शिपिंग बिल प्रेजेंटेड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन 26th of April. प्रॉपर ऑफिसर पास्ट ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला आपको कब? 6th of May को मिला है सर। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी आर एज अंडर। सर रेट ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 दे रखा है। रेट ऑफ एक्सचेंज इज नोटिफाइड बाय फॉर एक्सपोर्ट बाय सीबीआईसी। डन। सीबीआईसी का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है सर अपने को। ओके, अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेंगे? जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया उस दिन का। वो कब फाइल किया है? 26 अप्रैल को। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? 70 रुपी। तो $50,000 इंटू ₹70, ये आ गया वैल्यू। ओके, रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेंगे? जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला अंडर सेक्शन 51। वो मिला कब? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब मिला सर? 6th of May को। 6th of May को रेट ऑफ ड्यूटी कितना है? 8%। तो 8%, तो $50,000 इंटू ₹70 इंटू 8%, 8% जो आएगा अमाउंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ ड्यूटी विच इज पेबल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। और सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सपोर्ट के केस में नहीं लगता, वो केवल इंपोर्ट में लगता है। क्लियर? डन। आइए क्वेश्चन नंबर 23। Answer the following questions with reference to provisions of the duty credit scripts under exports from India scheme under FTB 2015-2020. First case. Sir, duty credit script आपको आती है सर? ध्यान रखिएगा। Neha provides services eligible for SEI scheme. She want to sell SEI scripts earned by her. Can she do so? Yes, बिल्कुल। SEI स्कीम के थ्रू अगर आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है, उसके लिए जो आपको SEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिला है सर, उसका फ्रीली बेच सकते हो मार्केट में। इट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इसमें। क्लियर? आप बेच दो, कोई और इसको यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जीएसटी पर्पस के लिए, वैसे जीएसटी का पॉइंट नहीं, जस्ट बता रहा हूँ आपको, जीएसटी पर्पस के लिए इनको ड्यूटी क्रेडिट गुड्स मानते हैं। और जस्ट बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि टैरिफ के अंदर इन गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स है निल, जीरो, मतलब जीएसटी नहीं लगता, पे नहीं करना। जीएसटी के लिए गुड्स तो मानते हैं और इनको फ्रीली बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, कैन अ मैन्युफैक्चरर इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द इनपुट सोर्स द सेम इंडिजिनियसली विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी? नो सर। ध्यान रखना, अगर आपके पास ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है तो ऐसे केस में आप कुछ भी इनपुट इंपोर्ट कर सकते हो, कस्टम एग्जिम्ट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। एक्साइज सर्विस टैक्स एग्जिम्ट था, पर सर जीएसटी एग्जिम्ट नहीं है। जीएसटी प्रोविजन में ऐसा कोई, जीएसटी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के अगेंस्ट आप कुछ भी गुड्स या सर्विस सप्लाई कर दो विदाउट जीएसटी। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए जीएसटी तो लगता है सर। An exporter was issued duty credit script dated 15th of July. What is the period within which he must utilize the script? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अगर आपको इश्यू होता है तो 18 महीने 18 मंथ के अंदर आपको स्क्रिप्ट को यूज करना होता है, या फिर यू कैन ट्रांसफर द क्रेडिट टू एनीबडी एल्स। क्लियर? पर 18 महीने इसकी वैलिडिटी रहती है सर, आप 18 महीने के अंदर इसको यूज कर सकते हो। फोर्थ, एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड लेदर फुटवेयर थ्रू कुरियर यूजिंग ई कॉमर्स ऑफ वैल्यू ₹24,000। ओके, ई कॉमर्स थ्रू अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स को तो आपको 5 लाख तक के पर एक्सपोर्ट पर शिपमेंट 5 लाख तक की वैल्यू तक का गुड्स का आपको ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं सर। कैन ही अप्लाई फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्कीम अंडर MEIS स्कीम? यस, सिंस ओनली 24,000 का गुड्स ही है, यस ही कैन अप्लाई। सर ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई किया 5 लाख तक के मटेरियल तक का आपको FOB वैल्यू का आपको ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिलता है, MEIS का मिल जाएगा, इस केस में कोई दिक्कत नहीं सर। खत्म। आइए 24th, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे सर आपके लिए। 24th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू दी सेक्शन नंबर 9A सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी, mention the ways that constitute circumvention of anti-dumping duty imposed on an article which may warrant action by the central government. सर सर्कमवेंशन का मतलब होता है आपने ऐसा कोई अनफेयर काम किया, अनफेयर एक्टिविटी करी जिसकी वजह से आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए था पर आप अवॉइड कर रहे हो, मतलब ड्यूटी बचाने के लिए आप कोई अनफेयर काम कर रहे हो। ऐसा कोई काम अगर आपने किया है तो ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा? वो काम कौन सा सर? हमने पढ़ा था सर। आपने क्या किया, एंटी डंपिंग ड्यूटी बचाने के लिए कोई गुड्स को कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके मंगा लिया, या गुड्स का नाम चेंज कर लिया, गुड्स का डिस्क्रिप्शन चेंज कर लिया, गुड्स का डिसअसेंबल फॉर्म में मंगा लिया, अनअसेंबल फॉर्म में मंगा लिया, या गुड्स का कंपोजिशन चेंज करके गुड्स को मंगा लिया आपने, या किसी और मैनर से आपने गुड्स को इंपोर्ट किया टू अवॉइड द एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इमीडिएटली टेक द एक्शन टू चार्ज द एंटी डंपिंग ड्यूटी इन ऑल सच केसेस। क्लियर? डन। लास्ट क्वेश्चन, with reference to the customs and central excise duties drawback rules,
2017 briefly explain whether an exporter who has already filed a duty drawback claim under all industry rate can file an application for fixation of special blend rate. No सर, हमने पढ़ा था रूल नंबर 7 ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017. उसका रूल नंबर 7 बोलता है स्पेशल ब्रांड रेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पर उन्हीं केसेस में जहां पे आपने ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई नहीं किया. अगर आपने ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई कर दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट. क्लियर? स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकते हो कब? अगर आपको ऑल इंडस्ट्री रेट से जो ड्रॉबैक मिल रहा है वो आपके एक्चुअल जो ड्यूटीज आपने पे करी इनपुट्स पर, उसका 80% भी ड्रॉबैक नहीं है एज पर AIR, तो ऐसे केस में यू कैन अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट. पर स्पेशल ब्रांड रेट में अगर आपको अप्लाई करना तो एक कंडीशन है, क्या? रूल नंबर 7 में लिखा है एक्सेप्ट वेयर यू हैव अप्लाइड फॉर ऑल इंडस्ट्री रेट यू कैन अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट. मतलब आपने अगर ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई कर दिया तो यू कांट अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट. क्लियर? तो अगर आपको स्पेशल ब्रांड रेट अप्लाई करना है तो ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई नहीं करना है. तो आपको ऑल इंडस्ट्री रेट या ब्रांड स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करने से पहले सोचना है कि आपको AIR चाहिए या स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना है. क्लियर? पक्का? तो इस केस में सिंस आपने AIR मतलब ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई किया तो आप स्पेशल ब्रांड रेट के लिए एलिजिबल नहीं हो. इसी के साथ भारत माता की जय. पूरा RTP सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. अब आई होप सर आपको सारे पॉइंट समझ में आए. आई होप पूरा RTP आपको समझ में आया. आई होप बहुत कम समय में पूरा RTP आपका क्लियर हो गया, पूरा आपने पढ़ लिया, समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए. आपने RTP जब सोल्व किया, अभी जब सुना होगा सारे ये लेक्चर्स, तो आपको लगा होगा सर RTP के सारे क्वेश्चन भी आपको आते हैं. अगर आपको सारे प्रोविजंस आते हैं, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपने रिवीजन लेक्चर्स को बार बार सुना है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर रहेंगे, याद रहेंगे और एग्जाम डे आपको टेंशन नहीं आएगी. सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक. सर डू योर बेस्ट. दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रूव योरसेल्फ. डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस. जस्ट अपने आप पे विश्वास रखिए. एग्जाम हॉल में जब जाए अपने भगवान को याद रखिए और अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान रखिए. सर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट टैक्स का जब पेपर आपका खत्म होगा, लास्ट पेपर आएगा इनडायरेक्ट टैक्स का, ध्यान रखिए उस दिन को वेस्ट नहीं करना जब आप एग्जाम देके आते हो. एग्जाम देके आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो, रिफ्रेश कर लीजिए अपने आप को, उसके बाद लग जाइए रिवीजन पे. सर आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप क्या करिएगा, डायरेक्ट टैक्स का पेपर देने के बाद, डायरेक्ट टैक्स का पेपर देने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब आप वापस रिफ्रेश होते हो, इमीडिएटली आप रिवीजन लेक्चर्स जो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए, आपको पता है हर चैप्टर वाइज मैंने डाला हुआ है, उन लेक्चर्स को यूज करते हुए रिवीजन शुरू कर दो. तो उससे क्या आपकी स्पीड बन जाएगी और आपका एक रिदम बन जाएगा, और पहले पेपर्स में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आप भूल जाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्स में लग जाएंगे. क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक. और सर डू योर बेस्ट. दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रूव योरसेल्फ और वक्त आपका है. थैंक यू सो मच.